है दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल आईटीआई स्किल हब के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं फीटर आईटीआई के यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये सब आप देख रहे हो, ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं जैसे कि कार्यशाला के अंदर औजार एवं तकनीकी जो काम में आती है उसके बारे में, ठीक है। अब ये सब हमारे होने वाले रेखीय मापक यंत्र, ठीक है। अब रेखीय मापक यंत्र क्या होता है? रेखीय मापक यंत्र के अंदर आते हैं, रेखीय मापक यंत्रों के अंतर्गत उन यंत्रों को रखा जाता है जो प्रत्यक्ष यंत्रों को रखा जाता है, जैसे कि जो सीधी रेखा को मापने के काम में आता है या सरल रेखा को मापने के काम में आते हैं ना, जैसे स्टील रूल हो गया ये, ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं, जैसे कि रेखीय मापन यंत्र के अंदर हम किसे किसे लेते हैं, ठीक है। अब ये दिया हुआ है इसके अंदर रूल और स्केल, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रूल और स्केल, मतलब रूल और स्केल दोनों से रेखीय मापन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखो, इधर क्या लिखा है? ड्राइंग। इधर क्या लिखा है? वर्कशॉप या कार्यशाला, ठीक है। ड्राइंग के अंदर देखो नीचे कागज़ है ना, कागज़ और पेंसिल का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और एक और इस वर्कशॉप के अंदर देखो लोहे का, मेटल का पीस है या फिर लकड़ी का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक और डिफरेंस होता है, देखो इसमें पहले इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं। रूल का उपयोग कार्यशाला में जॉब का माप लेने के लिए करते हैं, जबकि स्केल का उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। रूल परिशुद्धता के साथ होते हैं, जबकि स्केल अनुपातिक रूप से होते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं और बता देता हूँ आपको। अब देखो, जैसे कि अपने ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर क्या काम में लेते हैं अपन? स्केल, ठीक है। स्केल के अंदर क्या कर रहे हैं अपन? स्केल के अंदर ये लेते हैं कि स्केल जो होता है ना हमारा, ये ज़्यादातर प्लास्टिक का होता है, ज़्यादातर नहीं मैक्सिमम प्लास्टिक का ही होता है, ठीक है। और अपना क्या बोलते हैं जो रूल हमारे पास स्टील का या स्प्रिंगल स्टील का बना होता है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंगल स्टील का बना होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अपन कागज़ की शीट के ऊपर काम कर रहे हैं, ड्राइंग शीट के ऊपर काम कर रहे हैं, पेंसिल से काम कर रहे हैं, अगर रूल से काम करेंगे तो ये कागज़ की शीट फट सकती है ना। तो इसके लिए काम में लेते हैं स्केल। अब अगर स्केल को ही अपन इधर लेते हैं, ठीक है, तो ये देखो मेटल का जॉब है, ठीक है, माप लेने के लिए। और इसमें क्या ना कि ये अनुपातिक होता है स्केल, जबकि अपने को इधर हल्का सा भी अगर चेंजेस आए तो जो अपन ख़राब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे काम में लेते हैं अपने रूल का। रूल क्या होता है? परिशुद्धता के साथ मापन करता है। इसके अंदर देखो इतने के अंदर 10 बने और 10 के अंदर भी देखो छोटे छोटे 1 के अंदर भी खाँचे कटे हुए हैं, देखो इंच के अंदर जैसे है उनके अंदर भी खाँचे, तो 0.02 की परिशुद्धता के साथ काम कर सकता है स्केल, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे, ठीक है। आगे वाले टॉपिक पे क्या लिखा हुआ देखो, स्टैंडर्ड और फ्लेक्सिबल स्टील रूल। अब देखो स्टैंडर्ड स्टील रूल और फ्लेक्सिबल स्टील रूल, ठीक है, दोनों दिए हुए हैं। देखो अब इसमें क्या होगा, दोनों साइड देखो, एक तरफ ये इंच के अंदर सेंटीमीटर दिया होगा, दूसरी तरफ इंच के अंदर दिया होगा। इसमें तरीके से नहीं दिया हुआ, थोड़ा इस सेंटीमीटर के बराबर ही कर दिया, जबकि इंच सेंटीमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन तो पीडीएफ में थोड़ी गलती हो गई, मतलब नीचे दिया होगा जैसे सेंटीमीटर में दिया होगा ना, तो ऐसे 1 2 3 4 5 फिर 1 6 7 8 9 10, ठीक है। और ऊपर ऐसे ही ऊपर इंच में दिया हुआ रहेगा, नीचे सेंटीमीटर ऊपर इंच में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं जो ये स्टैंडर्ड स्केल आ गया, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल स्केल में देखो, फ्लेक्सिबल है ना, ये स्टैंडर्ड स्केल इतना लचीला नहीं होता, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्केल लचीला होता है। लचीला होने से जैसे कि कोई जॉब अपना इस तरीके से किसी जॉब का मापन लेना, हल्की सी गोलाई में, ये पूरा गोल नहीं होता, हल्की सी गोलाई में किसी जॉब का अपने को मेजरमेंट लेना है, ठीक है, तो ये उसके काम में भी आ जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्केल देखो यहाँ क्या लिखा है, स्टैंडर्ड स्टील रूल या स्प्रिंकल स्टील रूल से बनी होती है। ये तो मेटल है, जो स्टील रूल होता है ना, ये स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंकल स्टील से बना रहता है और इसका उपयोग कार्यशाला में जॉब की प्रत्यक्ष माप लेने के लिए किया जाता है। फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग वक्राकार सतहों पर भी किया जा सकता है, मैंने बताया था ना, वक्राकार सतहों पे भी। ये 2 चीज़ों से बना रहता है, ठीक है। ये देखो, ये याद कर लेना, यहाँ पे बताया हुआ ना, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये रहा, ये 1 मिनट, ये जैसे कि अपन इसको हाईलाइट कर देते हैं तो ये रहा स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंकल स्टील, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या बोला, नेरो रूल या हुक रूल। नेरो रूल क्या होता है कि जैसे किसी छोटी सतह ना खांचा कटा हुआ है तो अंदर जाके मेजरमेंट ले लेते हैं, नेरो रूल छोटे रूल को बोलते हैं। जैसे कि अपना ये बड़ा हो गया स्टैंडर्ड रूल, नेरो रूल छोटा होता है इससे। तो ये क्या है ना कि सकड़े कहीं पे खांचा कटा हुआ है, कोई गहरी सतह है, तो वहाँ जाके मेजरमेंट लेने के काम में आ जाता है। हुक इसी प्रकार होता है हुक रूल के क्या होता है, जैसे कि ये आगे की तरफ होता है ना, इसके हुक बना रहता है। जैसे किसी भी पाइप का मेजरमेंट ले रहे हैं अपन, ठीक है, तो वो हुक यहाँ टच होके पूरा का पूरा मेजरमेंट ले लेता है। जैसे ये इसमें क्या होता है, ऐसा ये होता है ना रूल, इसके आगे ऐसा हुक निकला हुआ रहता है, ठीक है।
तो किसी पाइप का माप लेना है, आगे हुक लगा लिया। ये इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, उसका ज़्यादातर माप लेने के लिए उसमें क्या है ना कि ऐसे निकले हुए रहते हैं ना बाहर की तरफ खाने, तो इससे क्या है ना कि इसका मेजरमेंट लेते हैं, तो इस हुक से लेके इसके बीच में इसका मेजरमेंट लेने के लिए भी सही रहता है। देखो नीरो रूल का उपयोग सक्रिय जगहों तथा खाँचों में किया जाता है, किसी का माप लेने के लिए किया जाता है। हुक रूल का प्रयोग पाइप सुराखों का माप लेने के लिए किया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, की सेट श्रिंक रूल। की सेट श्रिंक रूल के बारे में बताते हैं। देखो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये देखो इसकी आकृति देखो ऐसे, ये ज़्यादातर कैसे काम में लिया जाता है कि जो पाइप होते हैं ना या कोई बेलन होते हैं उनमें सीधी रेखाएं खींचने के काम में लिया जाता है। ठीक है, की सेट की स्टील रूल का इसको बोलते हैं की सीट रूल। ठीक है, की सीट रूल। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई गोल पाइप है, अब इसमें मान लो सीधी सीधी तुम्हें लाइनें खींचनी है। अब तुम स्केल से खींचोगे ना अगर इसमें लाइन है तो ये सही तरीके से खींच नहीं पाएगी, जबकि इसकी शेप देखो इस तरीके की शेप है ना। अब ये पाइप के एक हिस्से के यहाँ टच हो गया, दूसरे हिस्से के यहाँ टच हो गया, इसके बराबर की लाइन खींचनी है, ये इसके बराबर की लाइन खींच गई, फिर यहाँ पे ऐसे रख के इसके बराबर की लाइन खींच गई, इसलिए काम में लिया जाता है। ठीक है, श्रिंक रूल। अब श्रिंक रूल का क्या काम में होता है, श्रिंक रूल ये मतलब ये छोटा होता है। श्रिंक रूल का भी प्राय यही काम में आता है कि ये श्रिंक रूल के बारे में क्या बोलते हैं कि अधिकतर पीतल से बनाई जाती है ना, और ये श्रिंक रूल के पदार्थ का श्रिंक एनालाइज लिखा जाता है। इस पर मतलब पदार्थ श्रिंक एनालाइज लिखा जाता है। ठीक है, ये देखो इस पे पैटर्न्स लिखे हुए हैं, श्रिंक रूल लिखा हुआ है, मानक रूल लिखा हुआ है। ठीक है, ये अलग है, ये मानक रूल अलग है। ठीक है, इसमें क्या अलग है, किसी टूल का उपयोग बेलनाकार जो भी शाफ्ट पर ये अक्षीय रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है। ये देखो शाफ्ट मान लो या बेलन मान लो, खींचने में किया जाता है। श्रिंक रूल का उपयोग पैटर्न्स मेकर द्वारा किया जाता है क्योंकि यह मानक रूल से थोड़ा बड़ा होता है। ये देखो ये मानक मतलब अपना नॉर्मल है ना, उससे थोड़ा बड़ा होता है ये। ठीक है, आगे अपने स्टील टेप और शॉर्ट रूल। स्टील टेप और शॉर्ट रूल ये तो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कि कोई कारीगर होते हैं वहाँ तो उनके ज़्यादातर काम में स्टील रूल ही काम में आते हैं। ये एक प्रकार की लचीली उससे बनी रहती है। ठीक है, लचीला रूल भी बोलते हैं इसे। फ्लेक्सिबल स्ट्रिप मतलब ये स्टील की होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, कहीं कोनों वोनों का माप लेना है कहीं पे भी घूम जाती है ये। ठीक है, स्टील रूल की ये टेप की जैसे निकलती है, ये लॉक आता है, यहाँ से बाहर निकाल दो, फिर मेजरमेंट ले लो, वापस ले लो, और जहाँ पे रोकना है इसको लॉक को नीचे कर दे तो लॉक से रुक जाएगा। इसका जो उपयोग होता है टेढ़े मेढ़े घुमावदार सतहों पे भी किया जा सकता है। ये ज़्यादातर आपको दिखेगी 6 फीट से लेके 2 मीटर तक की। ठीक है, 6 फीट से लेके 2 मीटर तक की ये दिख जाती है। अब आगे आप में आ गया शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल क्या होता है, इसके एक सेट में 5 छोटे छोटे रूल तथा एक होल्डर होता है। इसमें मतलब 5 छोटे छोटे रूल होते हैं और एक होल्डर होता है। ये जैसे होल्डर हो गया, इसके अंदर 5 छोटे छोटे ये जो देख रहे हैं ना शेप, ऐसे 5 होते हैं मेजरमेंट लेने के लिए। ठीक है, अलग अलग माप के, जैसे एक आ जाता है 1.4 इंच के अंदर, एक 3/8 के अंदर आ जाता है, एक 1/2 के अंदर आ जाता है, एक 3/4 के अंदर आ जाता है, एक 1 के अंदर आ जाता है। ऐसे 5 होते हैं और एक होल्डर होता है जो उसके द्वारा इसको मापने में काम में लिया जाता है। इसका जो ज़्यादातर उपयोग होता है, इसका उपयोग जैसे मिलिंग मशीनें हो गई, शेपर मशीन हो गई, डाई मशीन हो गई, इसमें इसका ज़्यादातर उपयोग होता है ग्रूव और कीवे को माप लेने के लिए। ठीक है, ग्रूव और कीवे कटे रहते हैं ना, जैसे किसी के अंदर ग्रूव काट दिया, किसी के अंदर की बना दिया, जैसे कि शाफ्ट थी अपने शाफ्ट के अंदर, ये गोल शाफ्ट के अंदर की डालने का बना दिया, तो उनका मेजरमेंट लेने के लिए बनाया जाता है। इसका तो बस एक बात है ना कि एक तो होल्डर होता है, उसके साथ 5 ये अंदर ये होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे अपने पास आ गया ये कैलीपर आ गया। कैलीपर, अप्रत्यक्ष मापी कैलीपर, इनडायरेक्ट टू कैलीपर। देखो इनडायरेक्ट कैलीपर कैसे होते हैं, ये 2 प्रकार के बताए रखे हैं आपको, फ्रम जॉइंट कैलीपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर। इन दोनों में तो यही अंतर है। देखो यहाँ से फ्रम जॉइंट से रिबिट से जोड़ा गया है, रिबिट तथा वाशर लगा के इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, पिविट जॉइंट द्वारा जोड़ा जाता है। पिविट जॉइंट में क्या होता है, एक तो वाशर लगा दिया जाता है, एक रिबिट लगा के इसको ठोक दिया जाता है। ठीक है, 2 लेग होती है। स्प्रिंग जॉइंट में क्या होता है, देखो ये ऊपर स्प्रिंग लगी रहती है जो इसको अंदर की तरफ दबाती रहती है, अंदर की तरफ बल लगाती है। एडजस्टेबल नट होता है जहाँ पर इसको माप लेके इसको एडजस्ट कर दिया जाता है, तो ये हिलता नहीं है, इसमें थोड़ा हिलने के चांसेस रहते हैं, ये हिलता नहीं है बिल्कुल। दोनों टांगे इसके तरीके से होते हैं। ठीक है, अब देखो यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसका उपयोग स्टील रूल की सहायता से जॉब की मोटाई, चौड़ाई और व्यास मापने में किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के बने रहते हैं, ये याद रखना। ये किस किस के बने रहते हैं, हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो इनको क्या बोलते हैं, ये थोड़ा देखना आपको।
ये अप्रत्यक्ष मापी औजार है। मतलब अप्रत्यक्ष मापी औजार कैसे कि जैसे कि किसी जॉब को इनसे माप लिया, तो इसको मापने के बाद इसके माप को उठा के स्केल के पास लेके जाओगे, तभी तो पता चलेगा ना कि कितना मेजरमेंट लिए ले रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनसे मापने के बाद अपने को पता नहीं चलता कि कितना मेजरमेंट आया, फिर इसका मेजरमेंट को स्केल के अंदर मापना रहता है। ठीक है, इसलिए ये अप्रत्यक्ष मापी औजार रहता है, डायरेक्ट अपन उससे मेजरमेंट नहीं ले सकते। टाइप ऑफ कैलिपर्स, कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे ही वीडियो 10 मिनट का हो गया, तो ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, बेंड लेग कैलिपर, इसी को जेनी कैलिपर बोलते हैं। ठीक है, जेनी कैलिपर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ऐसा तो इसमें भी जेनी कैलिपर में भी टाइप होते हैं, जैसे बेंड लेग जेनी कैलिपर, हील टाइप जेनी कैलिपर। ठीक है, इसमें कैलिपरों में भी बहुत सारे के प्रकार के होते हैं। आउटसाइड कैलिपर हो गया, इनसाइड कैलिपर हो गया, जेनी कैलिपर हो गया, इसके बाद में एक ये आता है स्थानांतरण कैलिपर आ गया। 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबके बारे में 3 साइड तुम देख लो, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, बेंड लेग कैलिपर, जेनी कैलिपर भी बोलते हैं। इसके 2 प्रकार और होते हैं। ठीक है, फिर वो देख लेना। आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप लेता है। देखो ये आउटसाइड कैलिपर, ये जॉब है, जॉब का बाहरी माप ले लिया। ठीक है, ये इसी की परिभाषा है। इनसाइड कैलिपर अंदरूनी माप लेते हैं, जैसे पाइप का व्यास वगैरह लेने में प्रयुक्त होता है। जेनी कैलिपर का प्रयोग जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए और समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो ये जॉब के बाहर का माप ले लिया। ठीक है, एक जॉब के अंदर का माप ले लेता है इनसाइड कैलिपर। ठीक है, ये इसका डायग्राम थोड़ा ये दे दिया इसने, ये ज़्यादातर इसका डायग्राम ऐसा होता है जैसे कि ये बन के आ गई, अब ये बन के आ गया, इसका डायग्राम पीडीएफ में गलत हो गया, वरना ये ऐसे आता है सीधा, और इसके दोनों की तरफ ऐसे पैर बने रहते हैं। इन पैरों को इसके जैसे अंदर डाल के इसका मेजरमेंट ले लिया जाता है। ठीक है, और ये सही है। जेनी कैलिपर में क्या होता है, ये तो सीधी लाइनें किसी जॉब के ऐसे लगा के सीधी लाइनें खींचने के लिए, या फिर इसका जैसे एक लेग ऐसे होता है ना, तो किसी जॉब के ऊपर लगा के इसका व्यास ज्ञात करने के लिए इसे घुमा दिया जाता है, तो व्यास ज्ञात करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे क्या हो गया, आगे देखो, आगे कोणीय मापन आ गया अपना। ठीक है, चांदा और बेवल चांदा। ठीक है, प्रोटेक्टर और बेवल प्रोटेक्टर। देखो ये हो गया अपना साधारण चांदा, देखिए बेवल चांदा। बेवल चांदा में क्या होता है, मतलब साधारण चांदा क्या होता है, देखो ज़्यादातर प्लास्टिक का होता है साधारण चांदा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 180 तक, और इधर भी 0 से लगा के 180 तक कोण कटे रहते हैं। ठीक है, पूरा कोण 360 डिग्री का होते हैं, जिसमें से आधा रहता है, इसको डी भी बोलते हैं। ठीक है, डी या चांदा। चांदा का उपयोग 0 से 180 डिग्री तक के कोण मापने में किया जाता है, मार्किंग के लिए किया जाता है। बेवल चांदा स्टेनलेस स्टील का बना होता है, यह 1 डिग्री से शुरू से माप ले सकता है। ठीक हो, अब देखो इसके ये क्या स्टेनलेस स्टील का बना रहता है, ये 1 डिग्री से माप लेना शुरू करता है। ठीक है, इसमें भी वही है माप लेने का, तो ये है ना। अब आगे देखो, इसका तो प्लास्टिक का बना रहता है, ये नॉर्मल बना रहता है, 0 से 180 डिग्री तक का माप ले सकता है। ठीक है, अब बेवल का क्या काम होता है, देखो ये क्या है ना, परिशुद्धता के साथ माप ले सकता है। ठीक है, ये पूरा बिल्कुल सेट हो सकता है, एक्यूरेट घूम के। एक डिग्री की जो शुद्धता होती है ना, जैसे कि एक डिग्री की शुद्धता, इतनी सी शुद्धता, इतनी शुद्धता के साथ ये माप ले सकता है। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील का या स्प्रिंगल स्टील का बना होता है, इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से कोणों का मार्किंग के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे अब आगे चलते हैं, अब आगे जैसे बेवल गेज हो गया। ठीक है, बेवल गेज के जैसे बेवल गेज के बारे में अपन जानते हैं, बेवल गेज किस काम में आता है ये भी अपन देख लेते हैं। बेवल गेज क्या होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से कोणों का माप कर सकता है। प्रत्यक्ष रूप होता है ना, जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है ना, जैसे अप्रत्यक्ष में तो वैसे ले लिया, प्रत्यक्ष रूप से कोणों का माप ले सकता है। जैसे कि ये तो यहाँ पे कोण लगाते ही बता देगा भाई कितने डिग्री का झुका हुआ है। ठीक है, इसके अंदर देखो पार्ट्स हो गए, स्टॉक हो गया, ये ब्लेड हो गया, स्टॉक हो गया, ये स्क्रू हो गया, स्क्रू के द्वारा लगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से कोणों का मापन करता। अप्रत्यक्ष कैसे लिखा हुआ आ गया, सॉरी गलती हो गई, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इसमें देखो कोण नहीं कटे हुए हैं ना। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से लेता है, फिर इसके जो मेजरमेंट आएगा ना, इसको अपन डी के ऊपर, गलती होगी सॉरी, इसके ऊपर जैसे कि इसका मेजरमेंट ले लिया, इसको डी के ऊपर लगाते ही पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का माप ले सकते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से कोणों का माप ले सकता है। इसके 2 भाग होते हैं, स्टॉक और ब्लेड। ठीक है, ये स्टॉक हो गया और इसका ब्लेड हो गया। ठीक है, इसका उपयोग कोणों को सेट करके चांदी की सहायता से माप या टेपर परखने में किया जा सकता है। ठीक है, इसमें 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक तो ये तो हो गया ब्लेड। ठीक है, ये ब्लेड लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया स्टॉक, ये स्टॉक नहीं है, ब्लेड है, यहाँ पे ये ब्लेड, ये पूरा ब्लेड है। ठीक है, ये स्टॉक हो गया। ठीक है, ये पेज से लगा हुआ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें जैसे कि कॉम्बिनेशन सेट आ गया। कॉम्बिनेशन सेट का क्या काम में लिया जाता है, कॉम्बिनेशन सेट के अंदर जैसे कि एक स्टील का स्केल लगा हुआ होता है, इसके अंदर 3 सेट
होते हैं, ठीक है। 3 भाग होते हैं उसके, ठीक है। इसके 3 भाग कौन से होते हैं? सेंटर हेड हो गया, स्क्वायर हेड हो गया और प्रोटेक्टर हेड हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टर हेड हो गया, स्क्वायर हेड हो गया, सेंटर हेड हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये देखो लिक्विड के लगे रहते हैं, इनके अंदर ज़्यादातर इथर या अपने एल्कोहल भरा जाता है या पारा भी भर देते हैं, ठीक है। पर ज़्यादातर एल्कोहल और इथर का सुनते हैं, ठीक है। ये एंगल मेजरमेंट करते हैं भाई, कितना तिरछा है, कितना क्या है। यह एक महत्वपूर्ण चेकिंग और मार्किंग टूल है। स्क्वायर हेड 90 डिग्री से 45 डिग्री का कोण, प्रोटेक्टर में 0 से 180 डिग्री के कोण, ठीक है। और सेंटर हेड बेलनाकार जॉब को सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये तो किसी भी चीज़ का सेंटर ज्ञात कर सकते हो तुम भाई, इस चीज़ का सेंटर क्या है। ये देखो यहाँ पे कटा हुआ ना, ये 2 काम में लेता है, एक तो 90 डिग्री और एक 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। ये अपने इधर का 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। इनके लिए लिहाज ये पूरा 360 डिग्री तक के कोण घूम सकता है 180 डिग्री से। ये देखो 180 डिग्री इधर है, 180 डिग्री इधर है, दोनों तरफ 180 180 360 डिग्री तक का, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट। और एक्यूरेसी मापने के लिए इनके अंदर ये जो लिक्विड भरा रहता है ना, ये फ्लक्चुएट हो जाता है। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे फ्लक्चुएट हो जाता है। ये बिल्कुल सेंटर में है, ऐसे इसमें सेंटर में लाया जाता है भाई। किस तरह मापने के लिए काम में लिया जा सकता है। ये स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज के किस काम में लिया जाता है? ये सतह को स्ट्रेट एज किस काम में लिया जाता है? स्ट्रेट एज इसका उपयोग जॉब की सतहों, मतलब किसी भी जॉब की सतह, जॉब की सतहों, मशीन में बेड, मशीन की गाइड वे आदि की समतलता की जांच करने के लिए किया जा सकता है। भाई ये समतल है कि नहीं है। ये हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील या कास्ट आयरन से बना हुआ होता है। स्ट्रेट मतलब ये जॉब की सतह की फिनिशिंग जांचने के लिए काम में जाता है, ठीक है। इधर देखो इस तरीके से जॉब की सतह जांच मार्किंग फेस से, ठीक है। इसके पार्ट्स के नाम रिप्स बने हुए हैं, सब पार्ट्स के नाम। इसका उपयोग जॉब की सतहों तथा मशीन के बेड, गाइडवे, समतलता की जांच करने के लिए किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील या कास्ट आयरन स्टील का बना रहता है। ये मैंने बता ही दिया था तुम्हें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या, स्प्रिंट लेवलर। स्प्रिंट लेवलर के अंदर क्या हुआ जाता है? देखो ये ग्लास था, बबल की ट्यूब बनी हुई है और ये बुलबुला ना, इसके द्वारा देखो, इसके द्वारा जांचा जाता है। इसमें पतलेपन है। स्प्रिंट लेवलर का प्रयोग समतलता व छोटे कणों को मापने के लिए किया जाता है। इसमें एल्कोहल या इथर है, देखो मैंने बताया एल्कोहल इथर भरा होता है। इसका संवेदनशील 0.01 mm से 0.05 mm तक की संवेदनशीलता मापी जा सकती है। बिल्कुल छोटी सी है। अब देखो इसके अंदर ये बना हुआ है ना खांचा, अब इसके अंदर ये 2 लाइनें बनी हुई है, ये बुलबुला है। तो इस बुलबुले को देख के हल्का सा भी ऑपरेट होते हैं। जैसे बुलबुला इधर की तरफ आ गया तो भाई हाँ इधर से ऊंचा हो गया, बुलबुला इधर की तरफ आ गया तो मतलब इधर से ऊंचा हो गया। तो इसको मापने के लिए, दोनों सतहों की समतलता मापने के लिए, जैसे कि फिनिश सरफेस है, यहाँ ला के इसको रखेंगे, ठीक है, स्प्रिंट लेवलर को, तो वो जैसे ही बुलबुला हिलेगा दोनों रेखाओं में इधर उधर, तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया जाता है। तो इसी के साथ ये जो मैंने इस यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबको बता दिए, ठीक है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए आपको। और भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऊपर की ब्रीफ ये हमारा यूनिट था, यूनिट 3 थी फीटर की, ठीक है। ये अपनी यूनिट थी। तो ऐसे ही मतलब यूनिट छोटी डिटेल्स देखने के लिए, जो यूनिट के ऊपर की यूनिट के बारे में नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में अपन फुल डिटेल के वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।